ओके, सो आई वाज सेइंग कि आप लोग आंसर को ना कनेक्ट करो ऑलवेज। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है कि इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर जॉब सीकर्स दैन एम्प्लॉयमेंट, सो इट सिंबलाइज, ये जो लाइन है वो शो करता है कि इन यूरोप देयर वाज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट गोइंग ऑन। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूं। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझो। देखो, देयर वॉज नॉट अ बैड कंडीशन एग्जैक्टली। वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, वी विल नॉट टॉक अबाउट द होल एरिया, होल फ्रांस। हम बात कहाँ की कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट पेरिस। हम पेरिस की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर अपने गांव चले जाएं तो गांव में क्या है? ओवर क्राउड नहीं है। गांव में क्या है? देयर इज अ लिमिटेड पॉपुलेशन प्रेजेंट देयर। लेकिन जैसे ही आप गांव से निकल के अभी आप गांव में चले जाओ तो वहां पे वो गर्मी भी नहीं लगेगी। रीजन कि वहां पे क्या है? पॉपुलेशन कम है, आबादी कम है, ग्रीनरी ज़्यादा है, क्राउड नहीं होने की वजह से इमिशन ऑफ CO2 कम है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप नहीं हो रहा है, इस वजह से वहाँ पे ठंडा है। गांव में ये सारे कुछ बेनिफिट हैं। टाउन में क्या है कि एक्सेसिव पॉपुलेशन इज देयर। रीज़न जॉब, रीज़न एजुकेशन, रीज़न हॉस्पिटैलिटी एंड अदर सेक्टर। ठीक है, तो टाउन्स के अंदर क्या हुआ? लोग गांव से निकल के शहर में आ गए। समझ गए? अब जब गांव से निकल के लोग शहर में आ गए तो इसका लॉस क्या हुआ? सबको लगा कि एक शहर में फैक्ट्री है, हम लोग शहर चलते हैं, काम करते हैं, और ये चीज़ सबको लगा, इसलिए सब आ गया शहर में। हकीकत यह था कि शहर में काम था 100 आदमी का, लेकिन हजारों को लगा कि वहाँ फैक्ट्री है, काम मिलेगा, तो जहाँ जरूरत था 100 का वहाँ 1000 पहुँच गया और कंपटीशन बढ़ गया। मेरी बात समझ रहे हो? हम आपको बताते हैं 2018 में हम लोगों ने रेलवे का फॉर्म डाला था। एक रेलवे ने फॉर्म इशू किया था, 18-19 की बात होगी, हाँ 3-4 साल हो गया। तो हुआ यूँ कि सबसे कम सीट कहाँ थी? तो आई बिलीव कि साउथ इंडिया में कोई बोर्ड है, केरल बोर्ड या तमिलनाडु बोर्ड होगा, मैं भूल रहा हूँ नाम, वहाँ सबसे कम सीटें थी। और सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ थी? तो कोलकाता बोर्ड में थी, सियालदा बोर्ड में थी, अपने यहाँ के मुजफ्फरपुर बोर्ड में था। मुजफ्फरपुर भी रेलवे का बोर्ड है, RRB का बोर्ड है एक मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर बोर्ड में था। इस तरीके से इन बोर्ड्स की सीट्स ज़्यादा थी। जब ओवरऑल फॉर्म फिलअप होने के बाद जो डाटा निकल के आया वो ये आया कि जिन जगहों पे ज़्यादा सीट था सबको लगा कि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और लोगों ने इतना फॉर्म भरा कि आप समझ लीजिए कि 1000 सीट पर 1 लाख कैंडिडेट थे। मतलब 99,000 को छांटना है और 1000 को नौकरी मिलेगा। और जहां पे सीट था मात्र 100, वहां पे भरा भी मुश्किल से हमको लगता है कि 700-800 आदमी, क्योंकि वहां सबको लगा कि सीटें नहीं है तो यहां भर के क्या फायदा, तो वहां का संख्या भी कम गया। आप लॉजिक समझ रहे हैं कि जहां संख्या ज्यादा होती है वहां पॉपुलेशन भी ज्यादा पहुंचता है। पेरिस में भी बेरोजगारी का कारण यही था। आगे देखो क्या लिखा है। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports from cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. इसका मतलब इंग्लैंड, ब्रिटिश, अंग्रेजों के पास क्या था? आप सबको पता होगा, they were the oldest colonial power, and in London the first industrialization started from London only. लंदन के मिल मेड प्रोडक्ट्स पूरे यूरोप में सप्लाई होते थे, और जिसका असर ये हुआ कि जो फ्रांस के स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनका धंधा बैठ गया। मैंने क्यों लिखा यहाँ पे कि अनडेवलप्ड इकोनॉमिकल पॉलिसी, उसका कारण क्या है? यही बात है लिखना मेरा। अब ये अनडेवलप्ड इकोनॉमिकल पॉलिसी कैसे हुई सो समझो। 2020 चाइना गिवन अ प्रपोजल टू नरेंद्र मोदी। चाइना ने क्या किया? सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही नहीं, चाइना अपने जितने भी अगल बगल के नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
नेपाल, भूटान, म्यांमार, उधर चले जाओ तो हांगकांग, है ना, उसके बाद उधर हांगकांग हो गया, जितना भी है देश, सबको, हाँ सबको ऑफर किया क्या कि वी वांट टू मेक अ टीम, अ काइंड ऑफ पैक्ट। और इस पैक्ट या टीम का सबसे बड़ा इसमें ये होगा, मतलब इसका एग्रीमेंट ये होगा, शर्त ये होगा, कंडीशन ये होगा कि जितने भी फ्रेंड्स होंगे, मतलब ये टीम के जितने मेंबर होंगे, दे ऑल विल ओपन देयर मार्केट फॉर ईच अदर। लॉजिक समझो, इस टीम के अंदर जितने भी मेंबर देश होंगे वो सारे मेंबर देश अपने एक दूसरे मेंबर देशों के लिए अपना मार्केट ओपन करेंगे, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन सुनिए, पहले बता रहे हैं, उसके आप कर लेंगे क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन क्या थी कि एवरी मेंबर कंट्री विल हेल्प और सपोर्ट अदर मेंबर कंट्री। तो उसने यहां पे लालच किस बात का दिखाया? पैसे का, कि हम चूंकि सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा पैसा वाला देश है इस ग्रुप के अंदर, तो हम सबको पैसा से मदद करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को जो दिख गया, जिस वजह से इंडिया इससे बाहर रह गया, वो क्या था बताते हैं। आप बोलिए, क्या बोलेगा? हाँ, अब देखो इंडिया में मोदी जी को क्या दिख गया, मोदी जी को लगा कि भैया पैसा का लॉलीपॉप तो दे रहा है, बात सही है कि जब जरूरत होगा तो फंड देगा, वो भी देगा, इस बात की कोई गारंटी थोड़े है। मतलब अगर मान के चलो हम फंड मांगने गए और चाइना ने बोला कि वी आर राइट नाउ फेसिंग द इकोनॉमिकल क्राइसिस, वी आर हैविंग नो फंड्स राइट नाउ, तो क्या उसका क्या बिगाड़ लेंगे आप? तो अगर पैसा नहीं भी दिया तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते चाइना का। लेकिन सबसे बड़ा लॉस क्या होगा? चाइनीज आइटम विल fill in Indian market. The companies like Tata, Reliance, Mittal, Bajaj, they will sustain. उनके पास इतना पैसा है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट के सामने टिक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। बट द कंपनीज लाइक OS, जो चिप्स खाते हो, असरफी आटा, मुजफ्फरपुर का लोकल आटा है, नहीं, These kind of small company, लिज्जत पापड़, मुजफ्फरपुर में भी उसकी प्लांट है, These kind of local business, इनको चाइना पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। अब आप बोलिएगा कि सर इससे क्या हो जाएगा? इससे पता है क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि मुजफ्फरपुर की जो पब्लिक है ना, वो बेरोजगार हो जाएगी। Those who are employing right now in these sector, पहला लॉस। दूसरा लॉस, जब हम लोग बेरोजगार होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गुजरात भागेंगे, दिल्ली भागेंगे, मुंबई जाएंगे, जहां पे बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन उन बड़ी कंपनियों के पास भी तो वर्कर है पहले से। फिर हम जाके उनको क्या कहेंगे? अच्छा, उनको 500 देते हो ना डेली का, हमको 200 दे दो डेली का, हम काम करने को तैयार है। दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। यही हो रहा था फ्रांस में। द कंपनी, द गवर्नमेंट, द मोनार्की, द किंग, he is not taking any step to protect its local manufacturers, which resulted British mill-made cloths, British mill-made products are just captured their market. क्लियर होगी बात? तो आप अनएम्प्लॉयमेंट का भी कारण अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट, Europe, where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of the feudal dues and obligation. The rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in towns and country. Final last line already मैंने बता दिया कि क्या था, क्रॉप फेल हो गए थे। अब देखो क्रॉप फेल होता है तो क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, अभी आज से ज़्यादा नहीं, 1.5 महीना पहले की बात बता रहा हूं। यू कैन से लास्ट फरवरी और स्टार्टिंग मार्च, हमारे एक मित्र हैं, लगभग हमको लगता है कि उन्होंने 10-15 बीघा में आलू लगाया हुआ था, पोटैटो। वन डे ही कॉल्ड मी एंड सेड कि भैया कोई पिकअप उकअप वाले से जान पहचान है? हम बोले काहे? तो आलू निकलवा के बेचवाना है, सोच रहे हैं कि पेठिया में बेचवा दे खड़ा होके, रखवा के। जबकि बाई डिग्री ही इज M.Tech इंजीनियर, है ना, अ गुड फिजिक्स टीचर फॉर सीनियर सेक्शन 11-12 समवेयर एल्स, यहाँ नहीं कहीं और।
तो भैया प्रोफेशन से टीचर, डिग्री से एमटेक, बीटेक एमटेक इंजीनियर, उनका कहना ये था कि भाई कोई पिकअप उकअप वाला है तो बताइए, लदवा के एक आध दो दिन नहीं होगा तो बाजार में खड़ो रहना पड़े तो खड़ा रह के भी आलू को बेचवा देंगे, सेल करवा देंगे। द रीज़न ये कहने का रीज़न, जितने भी सेलर्स आ रहे थे उनके पास, दे आर प्राइसिंग पर केजी 5 रुपया, मैक्सिमम 5.5 रुपया। रीज़न, इस साल बहुत अच्छी आलू हुई है। जिन्होंने भी आलू की खेती की है, थ्रू आउट द बिहार वी विल हैव अ ग्रेट क्रॉप ऑफ आलू, ग्रेट हार्वेस्ट ऑफ पोटैटो दिस ईयर। इसलिए रेट, सबके पास आलू है, घर भरा है आलू से। इतना तगड़ा और इतना मोटा ताजा बढ़िया आलू निकला है। नहीं, 5 रुपये किलो दाम है, समझ रहे हो? यही क्या होता, ठंड के महीने में बारिश हो जाती जम के, अंतर समझना, यही क्या होता कि बारिश हो जाता जम के ड्यूरिंग दैट मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी, सारा आलू सड़ जाता। तो जो गलती से आलू निकलता ना हार्वेस्ट होके, उसकी प्राइसिंग होती दूरा पे, मतलब दरवाजे पे खरीद के ले जाता 20 रुपये 25 रुपये किलो, क्योंकि मार्केट में नहीं है। सो इट इज इकोनॉमी, यही इकोनॉमिक्स है। वेन एवर वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ फूड, द प्राइजेस राइजेस of such commodities which is very essential for us, and when we have a lot of product, इतना कि बाढ़ आया हुआ है सामान का, prices will drop down। समझ रहे हो? तो this is what the phenomena is which take place in France also। चूंकि खेती का फसल खराब हो गया था, तो जितना फसल बचा था, ये जितने भी आउटसाइड बिजनेसमैन थे, सब ने फसल को स्टॉक कर लिया, सारों को लेके गोदाम में डाल लिया और फिर सबका दाम बढ़ा दिया। गोदाम से कहा कि माले नहीं छोड़ेंगे, पेरिस भूखा रहे, अनटिल अनलेस दाम ज़्यादा नहीं पे करेंगे लोग। दीज आर द रीजन्स ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1830। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहीं पे, पेज नंबर 15 एंड दिस पैराग्राफ ओनली। मिनिमम 3 से 4 पॉइंट निकाल के आंसर लिखना। सबको शेड्यूल मिल ही गया होगा फेयर चेक करवाने का, मिल गया है ना? हाँ, एकदम शेड्यूल में अच्छा खासा गैप दिया हुआ है, तो आराम आराम से कंप्लीट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली मैंने लिखवाया होगा, What were the outcomes लिखवाया होगा बाबू, outcomes of 1848 revolt। देखिए इसके 3 आउटकम्स थे। आउटकम नंबर 1 बाबू, लुइस फिलिप फ्ली फ्रॉम फ्रांस, मतलब भाग गए भाई साहब। इतना तगड़ा वाला भयंकर वाला रिवॉल्ट था, द प्रोटेस्ट वाज सो हाई इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस कि लोगों को मौका मिल जाता तो घर में घुस के कूद देता। इसलिए लुइस फिलिप ने आओ ना देखा ना ताओ मौका पाया, अंडरग्राउंड पैसेज से निकल लिया दोनों हस्बैंड वाइफ। कहाँ चला गया? ससुराल चला गया अपने, है ना? उनकी वाइफ थी ऑस्ट्रिया की, चले गए अपने वाइफ के यहाँ, ठीक है। दूसरा, लुइस फिलिप फ्ली फ्रॉम फ्रांस, नेशनल असेंबली proclaimed right to vote means parliamentary form of government established। ये हो गया बाबू दूसरा चीज। दिस वॉज द सेकेंड आउटकम फॉर फ्रांस, ठीक है। बात नंबर 3 करेंगे, क्या हुआ? राइट टू वर्क गिवन टू ऑल, and for this
वर्कशॉप्स स्टार्टेड एवरीवेयर। ये हो गया काम नंबर 3। इट्स ऑल गिवन इन योर बुक, सिर्फ पॉइंट्स वाइज मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि एक दिमाग में रहे और आप पॉइंट में ही अपना फेयर कॉपी बनाएंगे। स्कूल में भी अगर आपको कॉपी बनानी है सो पॉइंट में ही आंसर लिखना, क्लास में सबसे बेस्ट आंसर आपका रहेगा। पैराग्राफ अवॉइड करो, पैराग्राफ की बहुत बड़ी बुराई है, तुमको ज़्यादा लिखना पड़ेगा और मार्क्स कम मिलेगा। पैराग्राफ का ये सबसे बड़ा लॉस है। पॉइंट में आंसर लिखोगे, कम लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर मिलेगा। तुम देख सकते हो ये एक लाइन हो गया, अगर ये कॉपी पे भी लिखो तो आधा लाइन में ही लिखा जाएगा, लेकिन ये गिना जाएगा पूरा कंप्लीट 1 लाइन, बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट 1 सेंटेंस। सिमिलरली ये सेकंड लाइन को देखो, ये आके दूसरे लाइन के आधे पे ख़त्म हो गया, लेकिन ये गिना जाएगा 2 लाइन का पॉइंट। और कुल मिला के इस तीसरे को देखो, ये भी यहाँ से वहाँ तक गया। आप कॉपी में लिखेंगे तो 2 लाइन 1.5 लाइन में आएगा। अब मोटा मोटा आप गिनेंगे तो ये आंसर आपका बन गया 1 2 3 4 5 लाइन का कॉपी में, लेकिन अगर इसी को पैराग्राफ में लिखो तो ये मुश्किल से 3 लाइन में आ जाएगा। सेम कंटेंट इफ यू आर राइटिंग इन अ होल पैराग्राफ, 3 लाइन में खत्म, आंसर लगेगा आपको एकदम छोटू सा, इतू सा आंसर। इसी क्वेश्चन को पॉइंट में लिखिए, 5 लाइन का बन गया, इतना बन गया, लग रहा है कि थोड़ा बड़ा आंसर है। तो ये भी मैटर करता है, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो आपके मार्क्स के पीछे काम करता है। बहुत ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो कंटेंट का साइज देख के नंबर देते हैं। ये फैक्ट है कि आपने लिखा कितना है, नहीं उसी से पकड़ लेते हैं कि हाँ ठीक ठाक है क्या है। इसलिए पॉइंट लिखिए, थोड़ा साइज आएगा, पॉइंट तीनों सही है, 3 नंबर मिलेगा खटाखट। उतना टाइम किसके पास है, पढ़ के कॉपी चेक करेगा तो चेक करते रह गया। गलती जहाँ होती है वहाँ पे आँख रुक जाता है, बात ख़त्म, बात बाकी सब सही है, ऐसे ही चेक होता है। नहीं चलो तो डन, समझ लो इसको। सेकंड पॉइंट क्या है कि नेशनल असेंबली ने पूरा चार्ज ले लिया और राइट टू वोट प्रोक्लेम कर दिया, मतलब सबको अधिकार मिला वोट का। लेकिन यहां भी एक क्लॉज है, राइट टू वोट गिवन टू होम, किसको दिया गया बाबू? एक्टिव सिटीजन। किसको दिया गया? एंड हु आर द एक्टिव सिटीजन? यस, मेल्स। पहली बात मेल्स। नाउ अबव एज ग्रुप 21, वेरी गुड। And do we have any other criteria? 3 days. Exactly. Their wages should be 3 days, at least 3 days, equals to 3 days. मतलब they are paying tax at least of the 3 days of wages over in a month. So they were only known as active citizens. जो लोग भी men हैं, पुरुष हैं, 21 साल के ऊपर हैं, but they are so poor that they can't pay at that much also, तो उनको भी active citizen नहीं माना गया। बात हो गई क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए, दिस वन राइट टू वर्क गिवन टू ऑल, क्या मतलब है? कौन बताएगा इसका मतलब? राइट टू वर्क का मतलब, अगर ये कहीं लिखा रहे बाबू, काम करने का अधिकार से क्या मतलब है? व्हाट? नहीं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन इसका मतलब क्या है? राइट टू वर्क। राइट टू वर्क का मतलब समझो। नहीं, देखिए, नहीं वो भी नहीं है, नहीं वो भी नहीं है। इसका मतलब आपको राइट का मतलब ही नहीं पता है, ठीक है? समझिए, बता रहे हैं। कहीं भी दिमाग में छाप लो इस बात को कि अगर राइट वर्ड लग जाए ना, राइट्स मतलब अगर लग जाए, इसका मतलब सिंपल भाषा में अधिकार होता है। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ अधिकार वी आर टॉकिंग अबाउट? हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज नाउ
फोर्स या गवर्नमेंट इज नाउ यू कैन से इंटाइटल्ड टू प्रोवाइड वर्क टू एवरीवन। बात समझ रहे हैं? यहां पे काम लेना मेरा अधिकार हो गया और सरकार को काम मुझे देना ही होगा इफ आई एम रेडी टू डू वर्क। राइट टू वर्क का मतलब यह होता है कि सरकार प्रतिबद्ध हो गई इस बात के लिए कि हां हम आपको काम देंगे। आपको वही बात है यहां पे कि उसी के लिए तो लिखा है बुक में कि फॉर दिस वर्कशॉप स्टार्टेड एवरीवेयर, कि काम देने के लिए जगह जगह पे छोटे 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 वर्कशॉप स्टार्ट किए गए ताकि सबको काम दिया जाए। तो इस बात को दिमाग में डाल लो। राशन दुकान, राशन दुकान में जो जो चीजें लिस्टेड हैं आप क्लेम कर सकते हैं कि वो सरकार प्रतिबद्ध है कि वो आपको देना ही है उनको। अगर राशन दुकान में कभी आप जाइए गांव में और उसकी पटरी पे लिखा हुआ मिल रहा है आपको चीनी इतना, आप केस कर दीजिए कि हमको चीनी लिखा है तो काहे नहीं मिल रहा है, मेरा अधिकार है, चीनी मिलना चाहिए हमको। Why? Because government is saying that these are the basic commodity and we will provide. हम देंगे ही देंगे। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो कभी भी अगर राइट्स वर्ड ऐड हो जाए तो समझ लो कि वो फिक्स हो गया कि वो तो सरकार देवे करेगी। तो नेशनल असेंबली ने राइट टू वर्क दिया कि मतलब कोई बिना काम का नहीं होगा, हम हर किसी को काम देंगे। मोटा मोटा मतलब ये हुआ। क्लियर होगी बात? क्या सबको मिलेगा? 18 साल से ऊपर, मतलब एज ग्रुप के ऊपर बस। हाँ, आप काम करने को तैयार है तो आपको काम मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोले आप। मनरेगा हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना हो गया, स्वर्ण जयंती शहरी विकास रोजगार योजना हो गया, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री आपको ये क्या कहते हैं कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग हो गया। दीज आर द थिंग्स प्रेजेंट इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आया होगा एक सेलेशियन का। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बाय 4th जून एट सेलेशिया, राइट? चलो आंसर बुक में टिक कर लो, पेज नंबर 16 लास्ट पैराग्राफ। हाँ बाबू, ऑन 4th जून। पहले तो ये बता दो कि व्हाट इज सेलेशिया। किसी को पता है सेलेशिया क्या है? कहाँ है भाई, नाम थोड़ा देख लूँ मैं। SILE, हाँ। सेलेशिया क्या है? सेलेशिया क्या है? प्लेस है। वेरी गुड। नेम ऑफ अ टाउन। ओके, नेम ऑफ अ टाउन, वेरी गुड। अच्छा, बिलोंग्स टू, दिस टाउन बिलोंग्स टू मेनली, किससे बिलोंग करता था ये टाउन मेनली? नहीं, किस काइंड ऑफ पीपल, कैसे लोग रहते थे यहाँ पे? वीवर्स, वेरी गुड। सो मोस्टली वीवर्स यूज्ड टू लिव। अच्छा, अब रिवॉल्ट में क्या हुआ था तो याद रखना 4 जून था, 2 बज रहे थे, और 4 जून के 2 बजे क्या हुआ कि गांव से बहुत बड़ा एक क्राउड निकला टाउन की तरफ, और टाउन की तरफ निकल के इस क्राउड ने क्या किया, ये क्राउड था वीवर्स का, एंड दिस क्राउड वाज मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेडर्स के गांव की घरों की तरफ ये क्राउड निकला था। फॉर व्हाट? फॉर अ प्रोटेस्ट। ठीक है, मुद्दा क्या था प्रोटेस्ट का? तो मुद्दा ये था प्रोटेस्ट का कि भाई दे आर नॉट गेटिंग एग्जैक्टली देयर वेजेस, द रियल वेजेस। ठीक है, हाँ। अब लास्ट लाइन में जब पढ़ेंगे पैराग्राफ में मिल जाएगा कि वीवर्स घुस गए हैं घरों में, तगड़ा कुटान कूटा है सबको, जंगला वंगला गेट वेट तोड़ ताड़ के अंदर घुस के लूट लिया पूरे घरों को, और ऐसा कर दिया कि उनको भागना पड़ा और आर्मी की शरण में जाके अपनी जान बचानी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें बाबू कभी सोचे हो कि ये सब बात यूरोप का काहे तुमको एनसीईआरटी पढ़ा के बोर कर रहा है? इतिहास या हिस्ट्री हम लोग कभी भी पढ़ते हैं ना सिर्फ ये जानने के लिए, बिल्कुल, कि भूतकाल में ऐसा हुआ है, आगे अगर आप वैसी गलती दोबारा करेंगे तो यही एग्जैक्टली दोहराया जाएगा।
एक बहुत फेमस लाइन है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और ये यही बात है कि अगर आप इतिहास को पढ़ के इतिहास से नहीं सीखा, अगर आपने अपने कंपनी में, अपने जगह पे, अपने फार्म में, जहाँ भी आप हैं, इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग द सेम, तो क्या होगा? ऐसी ही घटनाएं होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पेज नंबर 17। क्वेश्चंस कुछ लिख लो जल्दी जल्दी से, पहले यहीं तक का क्वेश्चन लिखवाए होंगे कल। ठीक, आगे लिखो क्वेश्चन। चलिए लिखोगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, write a short note on page number 17, second paragraph. Write a short note on Frankfurt Parliament. Frankfurt, Frankfurt, F-R-A-N-K-F-U-R-T, Frankfurt Parliament. पार्लियामेंट के बाद में डैश देकर के लिखोगे The revolt of 1848 Germany. The revolt of 1848 Germany. The revolt of 1848 Germany. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का, Who were या who are feminist? Who are feminist? Who are feminist? फेमिनिस्ट कौन है? आंसर भी एक लाइन का ही है, दिमाग में छाप लो। इट डजेंट मैटर सम मैन और अ वुमेन, वन हु टॉक अबाउट वुमेन्स, गर्ल्स, FEMINIST, one who talk about girls, one who protect girls, one who you can say do welfare works for girls, women's, नहीं सपोर्ट किए थे, हाँ मतलब बाय नेचर वो लोग रेडिकल्स हैं, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन फेमिनिस्ट रेडिकल एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि बदलाव, सोशलिज्म, बहुत कुछ चाहता था। तो हम लोग फेमिनिस्ट को रेडिकल नहीं बोल सकते हैं, रेडिकलिज्म का एक पार्ट फेमिनिज्म हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जो रेडिकल्स थे उनकी एक क्वालिटी फेमिनिज्म भी थी, बट दे आर नॉट ओनली फेमिनिस्ट, दे आर सेक्युलर ऑल्सो, दे आर डेमोक्रेटिक ऑल्सो। नहीं तो फेमिनिस्ट कौन है भैया? जो सिर्फ महिलाओं की बात करे, महिलाओं की तरक्की की बात करे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करे, वुमेन इक्वालिटी की बात करे, दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखिए। Who was Louis Otto Peter? Who was Louis Otto Peter? Mark his view. Who is बोलें कि was? Who was, ठीक है, हाँ। Who was Louis Otto Peter? ये कहाँ पे है? तो सोर्स सी में है, सोर्स सी का 3rd पैराग्राफ, 2nd पैराग्राफ, सॉरी, सोर्स सी। तो who was Louis Otto Peter? Mark his views. डन हो गई बात? ठीक है, ओके। एक और प्रश्न लिखोगे, सोर्स सी से ही है, 1st and 2nd पैराग्राफ। लिखोगे क्वेश्चन, mention the view of Karl Welcker, mention the view of Karl Welcker in regard of feminism, mention the view of Karl Welcker in regard of feminism, in regard of feminism, feminism। कार्ल, CARL, कार्ल वेल्कर, WELCKER, कार्ल वेल्कर है ना, रिगार्डिंग
हाँ क्या था? हाँ, रिगार्डिंग फेमिनिज्म। चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन लिख लो आज के लिए। mention the outcome of 1848's Frankfurt revolt, 48's apostrophe s फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट रिवॉल्ट। मतलब ये जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो रिवॉल्ट हुआ उसका आउटकम क्या निकल के आया। तो देखो 1848 के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन हो गए और दोनों अलग अलग हैं। 1848 में ही रिवॉल्ट कहाँ हुआ था? फ्रांस में, पेरिस, जिसका रिजल्ट आया जो अभी अभी हम लोगों ने करा कि भैया लुइस फिलिप भाग गया, मोनार्की खत्म हो गई, नेशनल असेंबली आ गया, राइट टू वर्क मिला, राइट टू वोट मिला, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जर्मनी की केस हम लोग पढ़ रहे हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ है? जर्मनी में है। तो जर्मनी में भी रिवॉल्ट हुआ। उस रिवॉल्ट का आउटकम क्या आएगा? आप पेज नंबर 18 सेकंड पैराग्राफ, इसका आंसर यहां मिलेगा। पेज नंबर 18 सेकंड पैराग्राफ में आंसर मिलेगा। क्या आउटकम है? देखो इसका आउटकम यहां से है, मोनार्क्स, सेकंड लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड लाइन टू टिल द नीचे से थर्ड लाइन, 1815, 1815। डन। क्या है इस बीच में? घर जाके पढ़ लेना, मोटा मोटा बता देते हैं, क्लास खत्म करना है। यहाँ पे ये है कि रिवॉल्ट के बाद मोनार्क्स, राजाओं को ये लगने लगा था कि भैया ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है ना पूरे यूरोप में, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एंड, ये खत्म नहीं होने वाला है until unless we will not ready to accept the demands। हम फोर्सिफुली सेना के दम पे इनको चुप जरूर करा देंगे, लेकिन फिर जैसे ही इनको 6 महीना बीतेगा, 1 साल बीतेगा, ये अपनी पावर यूनाइट करेंगे और हम पे अटैक कर देंगे। समझ रहे हो? सो दे रियलाइज्ड इट कि अब करना पड़ेगा इनके फेवर में काम, और यहीं से आपकी यूनिफिकेशन शुरू होती है, पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर। क्लियर है? सो वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट 4 इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। है ना, आज गर्मी की अंतिम दिन है, कल से इसी में रहना है।